AS10 के प्रोविजंस ऑलमोस्ट AS26 से मैचिंग है, काफी बातें आपकी सुनी समझी हुई है। AS10 आपके लिए कोई टेक्निकल AS नहीं है। अभी 16 जैसे आपने पढ़ा, तो 16 में तो फिर भी देखो बोरोइंग कॉस्ट की कैलकुलेशन मैथमेटिकल प्लस बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन, सीजेशन, सस्पेंशन। 10 में ये इशू नहीं है। AS10 के बेसिक प्रोविजन आप एक जनरल वे में 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन कौन सी असेट्स को हम फिक्स असेट टेंजिबल में लेते हैं, क्या कॉस्ट में ऐड करते हैं, क्या नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, बेचते हैं तो प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, रिवैल्यूएशन कैसे होता है, रिवैल्यूएशन कितने टाइप के होते हैं, करीब 70-80% बातें आपकी नॉलेज में। अब इस AS10 के सुबह हमने जो क्लास स्टार्ट करी थी पहली वाली, इंट्रोडक्शन लिया था, ऑब्जेक्टिव लिए थे, प्रिंसिपल इश्यूज और स्कोप, ये आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ पूरा, आपके स्टडी मटेरियल में यूं चल रहा है सीक्वेंशियली, है ना। फिर ये बायोलॉजिकल वेस्टिंग असेट, ठीक है। अब आप इतना ध्यान रखो इस AS10 में ये तीनों असेट कवर नहीं होती, और बायोलॉजिकल में से एक्सेप्शनली बियरर प्लांट हाल फिलहाल तो कवर्ड है जब तक न्यू AS नहीं आ जाता। अब डेफिनेशन PPE की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक, ये वाली पहली वाली। अब ये 2 नंबर डेफिनेशन पढ़ लो, काम तो आएगी नहीं। बियरर प्लांट, ठीक है, कोई भी ऐसा प्लांट जिससे आप कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जनरेट करके बेच के कमाते हो और इसकी लाइफ 12 महीने से ऊपर होती है, इसमें एनुअल क्रॉप नहीं आती है। अब इसके बाद ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये सुबह हमने ले लिया। अब हम यहां से चल रहे हैं और ये AS का बेसिक स्टार्ट यहां से हो रहा है, ये मान लो। ये टॉपिक नंबर 6 है, ऐसे कुल मिला के 20 टॉपिक है, और एक टॉपिक बीच में आएगा डेप्रिसिएशन का, वो थोड़ा बड़ा है, और डेप्रिसिएशन के लगभग 90% पॉइंट, मैंने 20 पॉइंट दिए हैं डेप्रिसिएशन के भी, शायद देखो 12, 13, 14 नंबर पे होगा जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट है डेप्रिसिएशन। अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला, है ना। ये सारे आपके पढ़े हुए हैं, खाली एक एक पॉइंट रीड करना है। क्वेश्चन AS10 के बड़े लिमिटेड है, मतलब यूं मानो करीब 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है टोटली। 2 या 3 अभी एग्जाम में आए हैं, और 3-4 क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है, 3-4 क्वेश्चन वो उसके हैं, इंडिया 16 के, वो करीब 8-10 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन अभी आ गया इस बार, तो अब इस बार चांसेस बहुत रेयर है, फिर भी हम स्किप नहीं कर रहे हैं, AS को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन जो अभी आया वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा आया था, और जो ऑलरेडी अवेलेबल है आपकी प्रैक्टिस के लिए वो भी देख लेंगे। ज्यादा बड़ा AS है नहीं, अभी 1-1.25 घंटे की क्लास है, पॉइंट सारे हो जाएंगे। क्वेश्चंस अभी बन पड़े तो आज कर लेंगे, नहीं अगली कल की क्लास में कर लेंगे, है ना। हाँ, कल मैं जरूर बता दूं AS 22 लूंगा कल में, और आप अपने PGBP अभी अभी आप लोग फिनिश कर रहे हो। अब तो थ्योरी चल रही होगी, टैक्स ऑडिट 44AB, 44A, वो चल रहे होंगे, AA, बुक्स ऑफ अकाउंट की मेंटेनेंस, कंपल्सरी ऑडिट, 44AD प्रेजेंटिव टैक्सेशन, है ना, ये चल रहे होंगे, और पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट आज ही किया होगा ना। तो ये तो नहीं, शुरू की मेरे को सेक्शन चाहिए करीब 30 से लेके, जहां से खर्चे चालू होते हैं 30 से लेके 36 तक की, और एक 43B, ये कुछ गिनी चुनी सेक्शन में बोलता जाऊंगा साथ साथ में कि इस सेक्शन में ये प्रोविजन है। तो PGBP की कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट मुझे नॉलेज नहीं चाहिए, प्रोविजन में बोलता जाऊंगा, सेक्शन बोलता जाऊंगा, आप लोग कॉपी में देखते रहना के साथ। और कल हो सके जहां तक मैक्सिमम क्लास में आने की कोशिश करना भाई, प्रैक्टिकल है, अच्छा AS है, और कुछ हद तक उसमें हो सकता है वो लिमिट क्रॉस कर जाए 100, क्योंकि वो उधर के बच्चे भी होंगे ना, तो वो करीब 60-70 के आसपास है। तो आप लोग यदि सारे ऑनलाइन हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो आगे, ठीक है। खाना खाना पीना यहीं कर लेंगे, मत लाना चाहे साथ में कुछ भी। चलो, रिकॉग्निशन ऑफ PPE, शैलेश आ गया क्या क्लास में, देखना नहीं आया बदमाश, इसके पेनल्टी लगेगी, नहीं है, मैसेज करना उसको, पेनल्टी लगेगी इसे। हाँ जी, अब देखो रिकॉग्निशन ऑफ PPE, इंटेंजिबल असेट वाला नियम है डिक्टो। PPE को आप अपने असेट में रिकॉग्नाइज किन शर्तों पे करोगे, क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि PPE, अब ये पूरे AS में PPE हम बोल रहे हैं, इसका मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी में क्या क्या आ गया, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन में सारी आ गई, और बचे कुछ आइटम इक्विपमेंट में आ गए। यूं बोलो एनी टेंजिबल असेट बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ, अब इस पूरे AS में यही टर्म यूज है, आइटम ऑफ PPE, आइटम ऑफ PPE। Cost of an item of PPE should be recognized as an asset if and only if the following two condition। AS 26 में 3 थी, यहाँ 2 ही है, यहाँ 2 ही कंडीशन है। It is probable that future economic benefit associated with the item of PPE will flow to the enterprise. The cost of such item of PPE can be measured reliably।
और आप AS26 में जाओगे ना तो ऐसे 3 शर्तें थी। उसमें एक वो भी है कि वो आपकी इंटेलिजिबल एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट आउट कर रही है। आगे नोट, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी रिकॉग्नाइज इनिशियली एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन एंड सब्सिक्वेंटली एट द टाइम ऑफ रेनोवेशन और एडिशन। आप किसी भी आइटम ऑफ पीपी को पहली बार तो तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब वो अक्वायर, कंस्ट्रक्ट या प्रोड्यूस होगी, और अगली बार उसमें जब कोई इंप्रूवमेंट या एडिशन होगा। आगे initial cost of item of PP and initial cost of item of PP to be recognized include the following। अब देखो ये आपकी 11th क्लास में पढ़ी हुई है सब बात। आइटम ऑफ पीपी कोई प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग या कोई इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल, कुछ भी, उसमें क्या क्या जोड़ोगे जब पहली बार आप खरीदोगे? परचेज प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस, ड्यूटीज विच आर सब्सिक्वेंटली नॉट रिफंडेबल आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेट, डिस्काउंट एंड रिबेट। याद करो AS26 में एक सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, जो विदेश से खरीदा था। अरे भूल गए, जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी। यस सर। है ना, 1 लाख US डॉलर का खरीदा था, 52 रुपए डॉलर से, 52 लाख का। और उसमें फिर सारे कस्टम क्लियरेंस का खर्चा है, वो 65,800 आंसर आया था, 65,65,800 रुपए। और उसमें कोई सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल टैक्सेस जो गवर्नमेंट के, वो हम उसमें प्लस करते नहीं है। उसमें एंट्री टैक्स आपको ध्यान हो तो प्लस नहीं किया था हमने, और रिबेट भी था, उसमें डिस्काउंट भी था 5%, $5,000 का। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ऑल द एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग दैट असेट। अब देखो ये जो अंडरलाइन किया है ना, आपके नोट्स में अंडरलाइन है क्या, देख लो। यस सर। इस ईयर्स में कम से कम 10 बार यूज होगा ये। आप कोई भी आंसर दोगे ना, ये लाइन आपको यूं पे यूं रखनी पड़ेगी भाई, याद करनी पड़ेगी। और अभी देखना करते करते ही हो जाएगी याद। Directly attributable cost, all the expenses which are directly attributable to bringing such asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। अब इसको एक बार पढ़ लो, आप बार बार 2-3 बार पढ़ लो। और अभी मैं थ्योरी क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा कॉपी में, तो ये लिखवाऊंगा आपको मैं। All the expenses which are directly attributable to bringing such asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। Such expenses are like site preparation cost, initial delivery and handling cost, cost of employee benefit related to construction or acquisition of item of PPE, assembling and installation, commissioning, setup cost, borrowing cost as per principle of AS16। और AS16 आज ही खत्म किया है। जब तक कोई असेट आपकी रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं आ जाएगी, तब तक तो इसमें बोरिंग कॉस्ट जोड़ोगे ही नहीं। Decommissioning charges, dismantling cost, restoration cost and other similar liability। यदि आप किसी एग्जिस्टिंग असेट को डिसमेंटल करते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं, उसकी जगह नहीं, जैसे पुरानी बिल्डिंग ढाई गई, पुरानी बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया, ठेकेदार को काम दे दिया, भैया ये पुरानी बिल्डिंग तो तुम कट डाउन और इसका पूरा मलबा हटा और अब इसकी जगह नई बिल्डिंग खड़ी कर। तो ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर को डेमोलिश करना और उसकी जगह नई बिल्डिंग खड़ी करना, दोनों मिला के पीपी कॉस्ट में ऐड होगा। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 ए, अब लगे हाथ कर लेते हैं। और अभी शायद इस अटेम्प्ट में या फिर एक पहले जो आया था उसमें ये इलस्ट्रेशन आया था, और शायद इसी में आया हो। अब मैं आपके बोर्ड पे ही ओपन कर रहा हूं, और हो सके तो आपको मैं फॉरवर्ड करूंगा इसकी PDF कहीं की। यस सर, कर दीजिए। मैं भेजता हूँ, भेज देता हूँ। इंडिया 16 इसमें नीचे तो नहीं है कहीं? नहीं, मेरे मोबाइल पे है, मैं भेज देता हूँ शायद। हम एक बार इसका इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर समथिंग पे है, 7.55। मैं निकाल देता हूं बोर्ड पे, आप लोग दिमाग लगाओ कि आइटम ऑफ पीपी में कौन कौन से खर्चे ऐड होंगे। वो करो, देखो मैं जब तक भेज रहा हूं PDF। इसमें कलर नहीं आ रहा है, कलरफुल है पूरा, मैंने कलर अभी रोका हुआ है।
पढ़ा क्या इसको? अब तो आपके ग्रुप पे भी भेजना, चाहो तो वहां पढ़ लो, जहां नहीं पढ़ना तो स्क्रीन पे देख लो। देखो जी, 1 अप्रैल 2001 को एक कंपनी ने मशीन एक्वायर करी। लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन क्या होता है? लिस्ट प्राइस कोई बताएंगे आप में से? ब्रांच में बताया था, और लिस्ट प्राइस के 3 नाम बताए थे, और भी नाम बोले थे। रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस, वेरी गुड। और कैटलॉग प्राइस, गुड। कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस या लिस्ट आपके रिटेल प्राइस। मशीन की प्राइसिंग है 80 लाख, इंपोर्ट ड्यूटी, डिलीवरी फी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग कॉस्ट, purchase of 5-year maintenance contract with the vendor. In addition to the above, XYZ was granted trade discount 10% initial list price of the asset and settlement discount 5%. If payment for the machine to receive within 1 month of purchase, XYZ paid for the plant on 20th April. At what price the asset should be recognized? बोलो जल्दी, ये फाइनल का क्वेश्चन है, इंडिया से ही। देखें, अपने अपने दिमाग लगाओ, बिल्कुल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। असेट की कॉस्ट में क्या क्या जुड़ेगा और क्या नहीं जुड़ेगा, और क्यों? सर पहले तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करें, चलो आगे बढ़ो। और फिर इंपोर्ट ड्यूटी, डिलीवरी फीस, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट और प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग सारा ऐड होगा। चलो करो कैलकुलेट। लास्ट वाला छूटेगा, उसके अलावा हो जाएगा। लास्ट वाला छूटने का रीजन बताओगे चिराग? सर वो 5 सालों तक वो होगा ना, तो ये प्री परचेज में नहीं आएगा ना, वेरी गुड, मतलब इंस्टॉलेशन से रिलेटेड नहीं है। यस यस। और ये असेट को कंडीशन और सिचुएशन करंट यूज में लाने का खर्चा नहीं है। और ये 5 साल का मेंटेनेंस पैकेज आप ले रहे हो, उसका क्या होगा? अगले 5 साल में डेफर होगा। ये डेफर होगा। आप मेंटेनेंस का किसी से पैकेज ले रहे हो 5 साल का, इसका मतलब क्या होगा? अब मेंटेनेंस आप नहीं कराओगे, वो सामने वाला कराएगा। हो गया? यस सर। अभी मैं आपको एक वैसे जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना। ये लग्जरी गाड़ियां जितनी भी जो है ना, महंगे वाले ब्रांड लोग खरीदते हैं, तो एक ही बात से डरते हैं, सब वन टाइम पेमेंट तो कर देंगे, वो तो हम अरेंज कर लेंगे, बाद में वो हर साल जो खर्चा आता है उसका क्या? क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है, एक 1.25 लाख 1.5 लाख की मेंटेनेंस आती है साल की, हर 15,000 किलोमीटर पे सर्विस कराओ। तो आजकल की इन कंपनियों ने क्या किया? पैकेज चालू कर दिया। गाड़ी की आपने ली 70 लाख की गाड़ी ली, साथ में साहब ये 5 लाख का पैकेज है, इसमें ये 5 तो नहीं 2.5 लाख का पैकेज है, अगले 5 साल तक गाड़ी हमारे आएगी, और अब जो लगेगा हमारा लगेगा, आप ले जाओ गाड़ी। इससे आदमी क्या, एक बार वन टाइम परचेज प्राइस के साथ दिया, मस्त रहता है। अब इसके बाद ईयरली मेंटेनेंस का झमेला खत्म, उसका जो भी फिल्टर चेंज और ऑयल ये चेंज, वो चेंज, ये चेंज, जितने चेंज होते हैं खाली टायरों को छोड़ के और कलर पेंटिंग, डेंटिंग पेंटिंग छोड़ के बाकी कंपनी के जिम्मे है। ऐसे ही कई बड़ी बड़ी मशीनें जो होती है, खरीदने वाला कहता है साहब इसकी मेंटेनेंस, बोला साहब पैकेज ले लो हमसे, आप 5 साल के ये लो, ये हमने पैकेज दे दिया 7 लाख का, अब अगले 5 साल तक ये मशीन हमारे जिम्मे है विथ मटेरियल जो भी लगेगा। तो इसका मतलब ये एक्सपेंस ऐड नहीं होगा। अब आप करो 80 में से 5% गया, सॉरी 10% गया, 72, 92 लाख आएगा टोटल। 92, ये लो साहब, ये 92। और फिर 5% और। अब ये बताओ, ये जो 5% ये कहीं का था? पेमेंट कर देंगे तो कैश, तो कैश डिस्काउंट तो आपके पीएनएल में जाता है ना, वो असेट का पार्ट थोड़ी है, वो तो बाद में मिलेगा ना, है ना? यस सर। ये तो फाइनेंस चार्ज है, पीएनएल में जाएगा। ये तो इनकम है, बेसिकली इनकम है, खर्चा भी नहीं है, ये तो पीएनएल में जाएगा ना। बोलो यस सर। यस। अब सुनो, इसका आंसर देखो, इन्होंने तो दिया इंडिया 16, आप दोगे एज पर AS 10, है ना? पढ़ो, इन अकॉर्डिंग विथ AS 10 इसके क्या प्रोविजंस है, बोलो। अब यार अभी मैं चलती क्लास में कोई ने गलत दिया तो टाइम, मैंने 5:45 का टाइम दिया जितेंद्र को, मैंने कहा मेरी क्लास है ये। अब ये देखो आप लोगों की गलती है, मैं क्लास लूँ यार, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है टाइम मेरा। तुम लोग इसे उठा के टाइम दे देते हो बच्चों को, बच्चा बेचारा परेशान इतनी दूर से आया है, भेजो अभी तो नीचे, क्यों देते हो टाइम? मालूम है शाम को मेरी क्लास होती है। कल उसको बोला जितेंद्र को, मैंने कहा 6 बजे बाद का टाइम मत देना किसी को, 5:45 का टाइम दिया था मैंने उसको। तो बच्चे को क्यों परेशान करते हो बेचारों को, उसकी क्या गलती है? पढ़ो जी। अब देखो, इन अकॉर्डिंग विथ इंडियस 16 की जगह इन अकॉर्डिंग विथ AS 10 PPE। चलो लिखो, कॉपी में लिखो फटाफट, यही तो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। अभी मैं शायद इस अटेम्प्ट का देखूंगा, यही क्वेश्चन आया था। और AS 10 के ऐसे क्वेश्चन तो आपके लड्डू है, यूं बोलो 5 नंबर का कुछ नहीं, कोई छोटा सा 2 लाइन लिख के। और अभी देखो, वो लाइन नहीं बोली थी मैंने,
ऑल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द असेट टू प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन फॉर इंटेंडेड यूज। ये तो फिर भी थोड़ा छोटा लिखा है, आप वो वाली लाइन लिखोगे जो पहले बताई थी। चलो लिखो, मैं बोलता हूं। इन अकॉर्डेंस विथ AS10 PPE। आ जाओ, तुम कल भी तो आए थे यार। ये लोगों को कल मैं हमेशा कहता हूँ एक बार आके बात करते हैं। चलो बोलो बोलो, आपका भी नाम होगा तो लेना पहले देखे थे। हाँ, और बच्चों को अब आप ग्रुप बने तो सुबह मंदिर को कल ये सर्टिफिकेट क्लास वो तो सुबह से वो वो आपको पता है तो कंप्लीट कर दो। आप शाम को अपनी लोग फोन कर लो, आप एड्रेस का नाम सुनते मुझे तो मैं फोन पे बोल रहा हूँ। कल शाम को 3 बजे ऐसा हो नहीं सकता, मुझको क्या नाम है लास्ट में? फोन तो उठाता हूँ मैंने। एक बार तो शाम को बिजी आ रहा था और एक बार रिंग भी गई थी। हाँ तो उसको 9:20 चलो आज कर लेना, ध्यान रहेगा। कोई 9 बजे कर लेना कोई। हाँ सर, एक बार मेरे को फिर रहेगा प्रॉपर पूछना कि अब आगे कैसे, क्योंकि सर मेरे को ऐसे तो कोर्स समझ गया मैं, आप एक बार शाम को फोन पे बात कर लेना, और मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आप जाके 9 बजे बाद मुझे कॉल करना, फिर मंडे को क्या करना है मैं मंडे को बता दूँ। ठीक है ना? क्या नाम है? देवांश सर। देवांश। हाँ चलो ठीक। हाँ नो। ओके 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 ओके। हाँ जी, इन अकॉर्डेंस विथ AS10 PPE लिख दिया। यस सर। अब उसके आगे वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वाली लाइन लिखो जल्दी से, जो अंडरलाइन की हुई है। ऑल द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट which are required to bring the asset to its present location and condition। पूरा जो अंडरलाइन किया हुआ यूं का यूं उतारना, हर बार काम आएगा ये, हर क्वेश्चन। जानकारी है क्या तुम्हारे? अच्छा, BSI पढ़ा हुआ है? अच्छा। जो अंडरलाइन किया पूरा उतार दो यूं को यूं। प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ऑपरेटिंग कैपेसिटी एज पर मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, वो वाला पूरा उतारो ये इसका आंसर ऐसे ही देना होता है। और ये प्रोविजन 2 लाइन का लिख देना, ज्यादा नहीं लिखना बस। कुछ लोग लिख नहीं रहे हैं भाई, कौन कौन नहीं लिख रहे बताओगे? लिख दिया सर। नहीं, कुछ लोग लिख नहीं रहे हैं। अब पहले ये टेबल जो है ना, इसका हेडिंग लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ। वो सेंटेंस लिख दिया क्या अंडरलाइन वाला? यस सर। यस सर। चलिए अब लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ PPE टू बी कैपिटलाइज्ड। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ PP टू बी कैपिटलाइज्ड। ये इंडियस के क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूं, आपके मॉड्यूल में जो है ना ये क्वेश्चन अवेलेबल ही नहीं है। चलो अब करो फटाफट। पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम बना लो। ये पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख दो।
आंसर। डन। यस सर। नीचे नोट भी लिखना है वो दोनों, नोट 1 नोट 2। हो गया। यस सर डन। ये आपके AS10 का एक शुरुआती क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। अब ये जो पैकेज दिया है ये तो रेफर होगा ना, प्रीपेड की तरह हो गया। और ये जो आपका अमाउंट ये P&L में जाएगा, इनकम। क्यों? यस सर। अब ये बीच बीच में इंडियस के क्वेश्चन लेता रहूंगा मैं, जहां जहां रेफरेंस दिया हुआ आपकी उसमें। सब लोग का हो जाए तो बोलना, चेंज करूं। डन सर। सर ये कौन सा इलस्ट्रेशन है? उसका ये इंडेज का आप देखो, आपके नोट्स, आपके Nine. नोट्स में देखो, इसलिए नोट्स में रेफरेंस नंबर दिया हुआ, वो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 7.55 देखो। ओके सर। जो मैंने वो नोट्स दिए ना लूज पेपर पे, उस पे देखो, मैं अभी दिखाता हूँ। ये क्या खुल गया? इसके नीचे है सर। नहीं, वो मेरा वाला नहीं खुला, ये वाला। ये देखो यहाँ दिया हुआ, ये रहा, रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 9 इंडियस पेज दिस। हो गया? यस सर। चलो अब पढ़ो। इंपॉर्टेंट नोट, द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ पीपी। ये एक्सक्लूजन है, ये इंक्लूजन थे। अभी आपने क्वेश्चन किया वो इंक्लूजन थे सारे। अब एक्सक्लूजन में देखो, पहला, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग न्यू फैसिलिटी बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन, cost of conducting business in a new location with a new class of customer including cost of staff training, administration and other general overhead which are not incurred in bringing। देखो फिर वो सेंटेंस आ गया वापस, ये 50 बार इस एस में यूज्ड है, बहुत भयंकर यूज हुआ है इसका। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड विच आर नॉट incurred in bringing the asset to location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। चलें आगे। यस सर। यस। सम ऑपरेशन, देखो ये बड़ा अजीब सा पैराग्राफ है लेकिन समझना ढंग से। सम ऑपरेशंस में अकर इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी बट दे आर नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग द आइटम टू द लोकेशन कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। दीज इंसिडेंटल ऑपरेशन में अकर बिफोर और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एक्टिविटी। ऑल्सो some income may be earned during such incidental operation going to like car parking income during construction of building site. Such income and expense are recognized in P&L। Refer illustration number this। अब क्या होता है मालूम, कई बार किसी एक असेट के कंस्ट्रक्शन के दौरान हो सकता है आप ऐसे भी कोई खर्चे कर रहे हो जिसको जबरदस्ती आप उस असेट से लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उस असेट से उसका कोई लेना देना ही नहीं। ऐसे एक्सपेंस को P&L में चार्ज करना। दूसरी बात,
यदि कोई असेट कंस्ट्रक्शन के दौरान आप कोई साइड में इनकम अर्न करते हो, जिसका भी उससे कनेक्शन बना रहे हो, वो इनकम भी P&L में जाएगी। सुन लो, एक किसी कंपनी की बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बहुत बड़ा प्लॉट है, और उस प्लॉट पे अभी एक ब्लॉक चालू हुआ है साइड का, और उस ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इधर आपके पास में कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरी फैक्ट्री वाला आया, बोला साहब आपके जब तक ये साइट खाली पड़ी है, इतना बड़ा 10,000 मीटर का प्लॉट है, आप तो बिल्डिंग बना रहे हो कॉर्नर में, अभी पूरी खाली पड़ी है, आप हमारे को पार्किंग में गाड़ियां लगा लेने दो, हम आपको इतने रुपए महीने की पार्किंग चार्जेस दे देंगे। जब आपके यूज आ जाए तब ठीक है। अब आपने उसको पार्किंग की परमिशन दे दी, इनकम आनी शुरू हो गई। अब ये बिल्डिंग की कॉस्ट में से कम नहीं होगी, वो कार पार्किंग इनकम अदर इनकम है। ठीक है। अब देखो ये आपके मॉड्यूल है, अभी तो घर पे ही हो ना, नहीं इन लोगों को तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 अपने अपने स्टडी मटेरियल, कौन से? इंस्टीट्यूट वाला स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट वाला निकालो, सी इंस्टीट्यूट वाला स्टडी मटेरियल नंबर 1, और उसका चैप्टर नंबर 3 होगा शायद, देखो 3 नंबर चैप्टर, मैं इसमें स्क्रीन पे निकाल देता हूं, ये लो, ये रहा, एएस ऑफ पीएम, एएस ऑफ एसएम, ये रहा। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर आप निकालो, 5वां कौन से पेज में है? चौथा 5वां, ये लो, मेरे तो 5वां में आ गया डायरेक्ट। ये 2 नंबर 3.74 3.75। 75 अब मैं इसमें एग्जाम्पल दिखाऊंगा, वो देखना थोड़ा सा। आप इसमें देखो मेरे बोर्ड पे ये वाला निकालना है आपको, ये वाला निकालो, ये इंडियस में भी है ये कई, और यही आपका पहले अटेम्प्ट में आया था 2018 में, यही क्वेश्चन आया था, और मैंने टेस्ट में भी दिया था ये क्वेश्चन। अभी भी टेस्ट में जनरली देता हूँ ये क्वेश्चन में, बट अब नहीं दूंगा। चलो पढ़ो जी। एंटिटी ए मतलब ए लिमिटेड बोल दो आप, तो आजकल इंडियस और इसमें आरएफआरएस में एंटिटी एबीसीडी आने लग गया, एंटिटी। देखो जी, अब आप लोगों का जवाब क्या आता है वो देखना। एंटिटी ए हैज एन एग्जिस्टिंग फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी विच इज इंटेंडेड टू नॉक डाउन मतलब गिरा देना, डिसमेंटल कर देना, एंड टू रीडेवलप। ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनदर टेम्परेरी साइट. Following incremental cost will be incurred. Setup cost of rupees 5 lakh to install machinery in the new location. Rent 15 lakh. Removal cost of 3 lakh to transport the machinery from old location to temporary location. Can these costs be capitalized into the cost of new building? देखें किसका दिमाग कहां तक चलता है। सॉल्यूशन मत देखना ऑनेस्टली, नहीं तुम्हारे तो नहीं, इन लोगों के। सॉल्यूशन मत देखना, देखो देंगे, लगाओ दिमाग। किसी एक फैक्ट्री का अभी बिल्डिंग चल रही है, वो बिल्डिंग पुरानी होगी, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्रॉपर्टी बोले तो बिल्डिंग, और इसको नॉकडाउन करके, इसको डिसमेंटल करके, डेमोलिश करके नई बिल्डिंग बननी है। इस दौरान आपका प्रोडक्शन डिस्टर्ब नहीं हो, प्रोडक्शन चालू रहे, इसके लिए फैक्ट्री की प्लांट मशीन को यहां से कोई टेम्परेरी बिल्डिंग में ले जाना है, उसका ले जाने का खर्चा, हटाने का, इंस्टॉलेशन का किराया, सब मिला के खर्चे होंगे। क्या बताओ, ये नई बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ने चाहिए? No. Yes, sir. यस सर, नो सर, दो तो जवाब आ गए। और सोचो जल्दी। Yes, sir. यस सर। और सर रेंट थोड़े ना जुड़ेगा। रेंट को काहे का रेंट दे रहे हो आप? क्वेश्चन को समझो आप, क्वेश्चन क्या है वो समझो। चलो मैं इसके डायग्राम बना देता हूँ बोर्ड पे, पिक्चर से समझ लो। चलो, रेंट तो उसका हो गया ना जहाँ पे अपन शिफ्ट कर रहे हैं, उस जगह का रेंट हो गया। यस, ये आपकी पुरानी फैक्ट्री बिल्डिंग है, ये आपकी पुरानी फैक्ट्री बिल्डिंग है। इधर ये आपने को टेम्परेरी जगह किराए पे ले ली है ना, यहां से आप प्लांट मशीन यहां शिफ्ट करोगे। ये ओल्ड बिल्डिंग है और ये न्यू टेम्परेरी, न्यू तो नहीं बोलो, टेम्परेरी है, रेंटेड, ये रेंटेड है, लेकिन ये टेम्परेरी है। दिस इज टेम्परेरी बिल्डिंग। ये प्लांटेन मशीन आप यहां से डिसमेंटल हटाओगे, रिमूव करोगे, और इनको इधर लाके प्लांटेन मशीन को शिफ्ट करोगे।
अभी जब तक ये पुरानी बिल्डिंग डेमोलिश होगी, डिसमेंटल होगी, नहीं बनेगी, तब तक यहाँ पे हम प्लांट मशीन शिफ्ट करके और यहाँ हम प्रोडक्शन चालू रखेंगे, ताकि हमारी फैक्ट्री का माल बनता रहे और बिकता रहे। और जब नई बिल्डिंग बन जाएगी वापस आ जाएंगे इधर। अब इस बिल्डिंग का 15 लाख का तो रेंट और सेटअप कॉस्ट, इंस्टॉल द मशीनरी, यहां से ये मशीन जो गई है 5 लाख रुपए इसके इंस्टॉलेशन, और यहां से जो मशीन आपने रिमूव करी है, रिमूवल और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 3 लाख। 5 लाख का तो मशीन का इंस्टॉलेशन, 3 लाख रुपए वहां से हटा के यहां लाने का ट्रांसपोर्टेशन, और 15 लाख रुपए इस बिल्डिंग का यानी टेम्परेरी बिल्डिंग का रेंट। ये 15, 5, 20 और 3, 23 लाख रुपए। क्या ये 23 लाख रुपए, ये जो बिल्डिंग बन रही है, रिनोवेट हो रही है, डिसमेंटल होकर नहीं बनेगी, इसके कॉस्ट में जुड़ने चाहिए क्या? Yes, sir. यस, नंबर 1 यस, No, sir. नो, Yes, sir. No, sir. यस सर, नो सर। और बोलो, ये बड़े औंधे सौंधे क्वेश्चन है, बड़े ऊटपटांग क्वेश्चन है ये। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5 लाख, 3 लाख, 15 लाख का इस बिल्डिंग के बनने से क्या लेना देना है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों करना चाह रहे हो ये सब? ताकि प्रोडक्शन ताकि प्रोडक्शन तो इसका मतलब आप अपने प्रोडक्शन को कैरी ऑन रखना चाहते हो ताकि प्रोडक्शन में ब्रेक नहीं आए, लेकिन आपकी इस बिल्डिंग को हटाना, नहीं बनाना भी जरूरी, क्योंकि पुरानी हो गई। अब प्लांट मशीन आपकी सही है एकदम, अब प्लांट मशीन को यहां से रिमूव किया, यहां से लाके इधर फिट कर दिया, रस्ते का गाड़ी भाड़ा लगा, 3 लाख रुपए वो लग गए, इधर इंस्टॉलेशन के खर्चे लग गए, और 15 लाख की जिसकी आपने जगह किराए पे ली हो, क्योंकि ये कोई किसी की फैक्ट्री खाली पड़ी होगी। अब इन खर्चों का इस बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो ये जवाब है। अब इसमें थोड़ा आंसर छोटा है, ये मैं जरूर बोलूंगा, बड़ा नहीं है पूरा ढंग से। इसमें आपको पहले वही जो अंडरलाइन वाला पूरा उतारना पड़ेगा। और अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोविजन आया था कि कई बार कुछ खर्चे किसी असेट के कंस्ट्रक्शन के दौरान होते हुए नजर तो आते हैं, लेकिन मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट के लिए जरूरी नहीं होते। अभी जो ये पॉइंट पड़ा था लास्ट बड़ा वाला कार पार्किंग वाला जो क्वेश्चन था ना, अभी वो पॉइंट, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीएस का जो आ चुका है एक बार। आप जब एग्जाम के क्वेश्चन करोगे तो मैं बता दूंगा। देखो ये चौथा एग्जाम्पल है, आपकी बुक में चौथा है, 5वां है, 4th ही है सर। 4th ही है ना। अभी आगे नंबर चेंज हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा आया भी नए मॉड्यूल में। अब इसका आंसर इसमें क्या, फुल साइज नहीं है, थोड़ा छोटा है। Constructing or acquiring a new asset may result in incremental costs that would have been avoided if the asset not been constructed or acquired. These costs are not to be included in cost of the asset if they are not directly attributable to bringing asset to location condition necessary for it to be capable of the operating in the manner intended by management. Costs to be incurred by company are in the nature of cost of relocating or reorganizing operations of the company and do not meet the requirement of ES 10. Therefore, cannot be capitalized. पढ़ लिया? यस सर। अब इसका एग्जामिनेशन सॉल्यूशन पढ़ाता हूं आपको। रुको, ये तो मॉड्यूल तो आप खुला रखना, मैं इसका एग्जामिनेशन सॉल्यूशन पढ़ाता हूं आपको। देखो एग्जाम के पेपर्स में ये जब एग्जाम में आया था, जो इंस्टीट्यूट ने क्या जवाब दिया था, मई 18 चेक कर लेता हूँ एक बार। रुको, शुरू में था पहला ही क्वेश्चन, 1A या 1B था। नहीं, ये नहीं, नवंबर 18। मुझे 18 का ही ध्यान है, शायद 18 में आया था। ये अभी आगे आएगा, ये दूसरा है, ये 5वां एग्जाम्पल है शायद, रीलोकेटिंग वाला। हाँ तो इसमें तो 2 थोड़ी आएंगे, फिर एक ही आएगा ना। मई 19। और बोरिंग कॉस्ट का है, सुबह कर रहे थे वही तो है।
ES2 22 कौन से अटेम्प्ट में यार, मई 20 तो हुआ ही नहीं था, नवंबर 20। ये देखो गोल्ड सिल्वर वाला दो ही क्वेश्चन है ES13 के, एक पहले गया अभी। ये सुबह नहीं कर रहे थे हम लोग, हाँ सर। एडवांस दिया वही था ना वो। कौन से अटेम्प्ट में, अटेम्प्ट ही भूल गए हम। नवंबर 20 जनवरी 21। ये वो देखो इन्वेस्टमेंट रिक्लासिफाई करने वाला दूसरी बार आए। सर जुलाई 21 में है। पक्का? तो वही हाँ मैंने सर, कहा ना, वन का भी। अटेम्प्ट भूल गया मैं। वन का बी। यस। ये वाला हाँ सर, शायद यही है। नहीं, ये नहीं है यार, Machine वो applied. एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आया था वैसे। इसमें तो दो है अलग अलग, वो तो अभी मैं दोनों बताऊंगा, वो दूसरा वाला तो ये अभी आगे आएगा, ये 5वां एग्जाम्पल है। चलो देखूंगा मैं, कोई और कोई ध्यान रह गया होगा। हाँ, अब इसके बाद कहाँ पे था मैं? चलो ये देखो, ये आया था, मैं उसका ध्यान रह गया, ये वाला आया था। ये देखो, तो यही वाला था सर। हाँ यही, हाँ यही कर रहा हूँ, यही वाला आया था वो। पढ़ो इसको। Entity A, which operates a major chain of supermarket, has acquired a new store location. The new location requires significant renovation expenditure. Management expects that the renovation will last for 3 months. During this, supermarket will be closed. Management prepared budget for this period, including expenditure related to construction and remodeling cost, salary of the staff who will preparing the store before operating, and related utility cost. What will be the treatment of such expenditure? इसने अमाउंट नहीं दी है कुछ भी, बस ऐसे ही बोल रहे हैं। कोई एक एंटिटी ए है जिसकी सुपरमार्केट की चेन है और बहुत बड़ी चेन है देश भर में। अभी इसमें एक स्टोर लोकेशन और जोड़ रही है, एक नया स्टोर और खोल रही है उसी चेन में। न्यू लोकेशन में कुछ रिनोवेशन करना पड़ेगा, वो कुछ मामला पुराना है, डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं है, और मैनेजमेंट का ये मानना है कि रिनोवेशन में 3 महीने लगेंगे। उस दौरान वो सुपरमार्केट आपका काम नहीं करेगा, मतलब वो चेन स्टोर लोकेशन काम नहीं करेगी। मैनेजमेंट ने बजट बनाया तो पता लगा एक्सपेंडिचर में रीमॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो खर्च होगी होगी, साथ में सैलरी ऑफ द स्टाफ हु विल प्रिपेयर द स्टोर। जब आपका स्टोर जो है रिनोवेट हो जाएगा, रीमॉडलिंग हो जाएगी, तो अब उस स्टोर को प्रिपेयर करने के लिए उसकी जो भी कुछ साज सामान वगैरह, सामान जमाना, रेक बनाना, रेक में सामान रखना, उसके लिए स्टाफ लगेगा और वो उसको यूजेबल कंडीशन में लेके आएंगे। सैलरी ऑफ स्टाफ प्रिपेयरिंग द स्टोर बिफोर ओपनिंग एंड रिलेटेड यूटिलिटी। रिलेटेड यूटिलिटी मतलब और भी कुछ खर्चा जो होगा उसमें। बताओ इन्हें एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट करें। अब 3 एक्सपेंस बताने हैं आपको। एक तो ये वाला कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट,
एक ये वाला सैलरी ऑफ द स्टाफ हु विल प्रिपेयर द स्टोर, और एक लास्ट वाला रिलेटेड यूटिलिटी कॉस्ट। क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए बोलो? क्या तीनों ही कैप्लाइज होने चाहिए या कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे? एक जनरल आंसर तो फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला तो पक्का होगा, बाकी दो नहीं होंगे। फर्स्ट वाला तो कंफर्म होगा, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन और रीमॉडलिंग तो होना ही होना है। उस स्टोर को प्रिपेयर करने का मतलब उसकी पूरी सजावट वगैरह, फर्नीचर सेट करना, रेक बनाना, रेक में सामान रखना, रेक्स को अरेंज करना। जैसे स्टोर, बड़े स्टोर में जाते हैं तो रेक बनी हुई होती है चारों तरफ, गैलरियां छोड़ते हैं बीच में, और उसमें सामान की सजावट करना, ये सब जरूरी है। अब क्या ये, और इसके अलावा अदर यूटिलिटी का नाम तो नहीं दिया, बट अदर कोई भी रिलेटेड एक्सपेंस क्या करें बोलो? अब इसका आंसर इन्होंने यही दिया है, खाली ये कंस्ट्रक्शन और रीमॉडलिंग कॉस्ट है वो तो कैपिटलाइज्ड होगी, लेकिन ये जो स्टाफ की सैलरी जो स्टोर को प्रिपेयर करेंगे खोलने से पहले, और अदर रिलेटेड यूटिलिटी, दे विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड, बिकॉज वही रीजन, दीज आर नॉट टू बी इनकर्ड इन कनेक्शन विद द ऑपरेटिंग ऑफ द स्टोर इन मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ये क्वेश्चन तुम अभी बता रहे थे ना जुलाई 21 वो ये वाला था। ये देखो, मैनेजमेंट शुड कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग द सुपरमार्केट बिकॉज they are necessary to bring the store to the condition necessary for it to be capable operating in the manner intended by management। ये वाला तो दिया हुआ है, पढ़ो। हाँ विधान बोलो, वो कॉल आ गया था बीच में, पढ़ाइए। The supermarket cannot be, the supermarket cannot be opened without incurring remodeling expenditure, and thus capital expense should be treated as a part of a sale. However, if the cost of salary, utility and storage of goods are in the nature of operating expenditure that would be incurred if the supermarket was open, then these costs are not necessary to bring the store to condition necessary for it to be capable in the manner intended by management and should be expensed. What is should be expensed? Charge to P&L। हाँ, अब ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और अभी मोहित ने बताया था ना जुलाई 21 वही वाला क्वेश्चन है ये, और उसमें शायद दो आए थे, नहीं एक सर, अलग है, ये नहीं था सर। नहीं है तो फिर सर, हमारे मॉड्यूल में नया क्वेश्चन जुड़ा है सर, ओमेगा लिमिट। अच्छा वो वाला होगा, वो अभी वो भी, जुलाई 21 हाँ हुआ है। वो भी मैं ओपन कर दूंगा अभी। ये भी आया हुआ है, ये किसी और अटेम्प्ट में आया है, अभी मैंने पूरे देखे उस समय ये छूट गया होगा, ये है, हो गया। वो तुम्हारे मॉड्यूल का भी ले लूंगा मैं, वो भी चाहे 5वां या 6वां कौन सा है? 5वां ही है ना? 5वां है सर। ये तुम्हारी 6वां होगा शायद, देखो। हाँ हाँ यस। चलो अब देखो, एक आगे में एक आइटम और ले रहा हूं, उसको जरा ढंग से समझना इसी में। अब ये हुआ अभी वाला क्वेश्चन, और ये दो एग्जाम्पल। अब आप चाहो तो यहाँ 4 और 6 कर लो, 5 की जगह 6 कर लो, 4 और 6, 5वां अलग ले लूंगा बाद में। अब पढ़ो इसके बारे में, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज विच आर इनकर्ड व्हाइल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बिल्ट अप। क्या मतलब होगा? और ये पता है कौन सी लिस्ट पढ़ रहे हो आप? एक्सक्लूजन्स। अब ये इसका मीनिंग समझो क्या हुआ, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज विच आर इनकर्ड व्हाइल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज बिल्ट अप। क्या मतलब हुआ? अरे जब इनिशियली बिजनेस खोला तो लॉस हुए, वो नहीं होंगे कैपिटल में। आप यदि कोई बिजनेस ब्रांड न्यू स्टार्ट करते हो तो अट्रैक्शंस के लिए, कस्टमर्स का फुटफॉल करने के लिए, लोगों को आदत में लाने के लिए एक बार शुरू में कुछ इंट्रोडक्टरी ऑफर नहीं देते हो? अभी कुछ दिन पहले ओला उबर की बात नहीं कर रहे थे हम? ओला उबर आए थे जब, देखो शुरू में कूपन बांटे थे ना इन लोगों ने, ऑनलाइन कूपन। Yes, sir। और इसका याद करो, जियो का फोकट में सिम नहीं दिया था साल भर तक, है ना? अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि आप इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज इनकर करता है ना, तो वो असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, P&L में चार्ज होंगे। अब यहाँ आप कर लो इलस्ट्रेशन 7, यह आपके मॉड्यूल का 7 नंबर है। अब मैं पीछे जा रहा हूँ, वापस देखो 7 नंबर। हो गया? ये देखो, अब ये आया हुआ एग्जाम है। मैं अभी ये सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको एक एक अलग अलग। देखो ये वही जियो वाला एग्जाम्पल है, या ओला उबर वाला मान लो आप। जियो ने तो फोकट में दिए थे बिल्कुल, इसमें कुछ तो ले रहे हैं ये। एन अम्यूजमेंट पार्क हैज अ सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक
and to trial run it attractions. Tickets are sold 50% discount during this period and operating capacity is 80%. The official opening day of the park is 3 months later. Management claimed that soft opening is a trial run necessary for amusement park to be in condition capable of operating in the intended manner by management. Accordingly, the net operating cost incurred should be capitalized. किसी एक अम्यूजमेंट पार्क ने अपना पूरा सेटअप बना लिया. अम्यूजमेंट पार्क तो जानते हो सब लोग. अरे Yes, sir. ये मानसरोवर के इधर बगल में बना हुआ है ना, पत्रकार के बगल में लोग उछलने कूदने जाते हैं बच्चे वहां पे. अब उस पार्क में सॉफ्ट ओपनिंग के अट्रैक्शंस को मतलब इनवाइट करने के लिए जनता को बुलाना, फुटफॉल करना, भीड़ भड़का करना, डिमांड बिल्टअप करना, उसके लिए इन्होंने 50% डिस्काउंट ऑफर कर दिया शुरू में. अब आप यूं मानो जितनी कॉस्ट आ रही है उससे ही नीचे टिकट बेच रहे हैं. यूं मानो घाटे में जाएंगे ये लोग. और अभी तो 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं लोग, 100% पे भी नहीं कर रहे. अब मैनेजमेंट क्या क्लेम कर रहा है कि पार्क तो 3 महीने बाद खुलेगा ऑफिशियली, बट हाल फिलहाल 3 महीने में तो हम घाटा खा रहे हैं ना. इस लॉस को कॉस्ट में ऐड करो. क्या ये लॉस आपके इस असेट को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है? नो सर. इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये क्यों नुकसान में टिकटें बेच रहे हो आप? अट्रैक्शंस बढ़ाने के, डिमांड बिल्टअप करने के लिए, फुटफॉल बढ़ाने के लिए. यस, फुटफॉल बढ़ाने के लिए. अब आप देख लो कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा. ये उसी पॉइंट पे क्वेश्चन है ये. The net operating cost should not be capitalized but should be recognized in the statement of P&L. Even though it is running at less than full capacity, it is in the case is 80%. There is sufficient evidence that the amusement park is capable of operating in the manner intended by management. Therefore, these costs are specific to the startup and therefore should be expensed as incurred. और यूं भी कह सकते हो these expenses are incurred to build up the demand. और अभी शायद तुम्हारे देखो उसमें कौन सा इलस्ट्रेशन 8 व 6 नंबर ना 7 भी है सर. 7वां है. 7वां पढ़ के देख लो. हाँ सर. ये 7वां है ना. यस सर. आप इसके पहले वाला देखो, मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा. इसके पहले वाला देखो जो तुम नया ऐड करने का बोल रहे हो, अभी सर नया ऐड हुआ है, पढ़ के देखो. अरे मिला? नहीं, अब तक हमने जो किया उसमें कवर हो रहा है क्या वो? ये लोग बोलते और नहीं है तो बताते और नहीं है बच्चे. जुलाई नीचे जाता है इसमें साला. जुलाई 23 ये पेज नंबर बोलना जरा. 3.75. ग्यारह नंबर है ये तो. 7.5. इलस्ट्रेशन नंबर बोलोगे? The illustration 5. हाँ Illustration 5. 5 नहीं, अभी जो हमने किया उससे रिलेटेड नहीं है क्या वो? ये वाला ओमेगा वाले की बात कर रहे हो क्या? यस सर. अरे ये तो अपन ने Yes, कर लिया, sir. वैसा ही तो है. अभी वो इंडियस का नहीं किया था क्या क्वेश्चन? हाँ सर. वैसा ही तो है, पढ़ के देखो. Omega Limited contracted with supplier to purchase machinery which is to be installed in its department 3 month time. Special foundation required to machinery were to be prepared with supply lead time. Cost of site preparation laying foundation is 140. These activities were supervised by technician during the entire period who employed for this purpose 45,000 per month. Machine purchase for 1 crore 58 lakh and 50,000 transportation incurred to bring the machine to factory. Architect was appointed 30,000
टू सुपरवाइज द मशीन इंस्टॉलेशन फैक्ट्री यू आर रिक्वायर्ड टू असिस्टेंट। सारे एड होंगे तो कौन सा बचेगा इसमें? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो Yes, डमी नहीं है yes. इस क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन। हाँ सर, जुलाई 21 में ऐसे ही आया था। अच्छा, इसी टाइप का है क्या? तो ये तो सारे ही जुड़ेंगे, बचा क्या? जोड़ लो, चलो ऐसे ही। देखो 1,58,00,000 की तो मशीन है ना, और 1,40,000 फाउंडेशन के लग गए, और सुपरविजन के 45,000 रुपये महीना। कितना? 3 महीने का टाइम है ना। Yes, sir. 1,35,000 ये जोड़ो, 158 लाख प्लस 1.4 लाख प्लस 1.35 और 50,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन की जोड़ लो। और ये जो फीस है ना सुपरवाइजर आर्किटेक्ट की, ये मंथली नहीं है, टोटल फीस है 30,000। 30,000 ये जोड़ लो, ये लो 1,58,000 प्लस 1,40 प्लस 1,35 प्लस 50,000 ट्रांसपोर्टेशन प्लस 30,000, मेरे तो आ रहे हैं 161,55,000। यस सर। Yes, sir. ये देखो, परचेज प्राइस गिवन 1,58, साइट प्रिपरेशन गिवन 1,40, टेक्नीशियन सैलरी स्पेसिफिक एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड 1,35 फॉर 3 मंथ, इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन 50, प्रोफेशनल फीस फॉर इंस्टॉलेशन आर्किटेक्ट फीस। ये लो, ये जुड़ा है ना नया। यस हाँ सर। चलो आगे बढ़ो। अब ऐसे ही क्वेश्चन है तो इसी है इसके, और है ही क्या इसमें। चलो आगे आगे। अब आओ आप, एक पॉइंट और रह गया, देखो लास्ट। कॉस्ट इनकर्ड, सॉरी, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग एनी पार्ट और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को उठा के और कहीं भी ले जाते हो ना शिफ्ट करके, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काउंट नहीं होगी। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर द असेट अवेलेबल फॉर यूज वेदर और नॉट एक्चुअली पुट टू यूज। अब ये एग्जांपल पेज नंबर इस दिस ऑफ इंडियस। अब इंडियस आपको भेजा, हम इसमें पेज नंबर 7.37 देखना, पेज नंबर 7.37। यस सर। 7.37 ये लो, ये लो, ये लो, ये एग्जांपल है केवल। ये देखो, अब एक एक को देखते जाओ, कौन कौन सा कॉस्ट में ऐड होगा और कौन सा नहीं होगा। अब इन्होंने लिखा दिस इज एज पर इंडिया 16, हम लेंगे एज पर AS 10। अब आप कंपेयर करते जाओ, ये कॉस्ट है, ये इनकर हुई है, कैपिटलाइज होगी कि नहीं होगी। मून लिमिटेड इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू द लोकल मार्केट। अब ये तो कॉस्ट इनकर्ड है, और AS का सजेशन क्या है कि उसको कैपिटलाइज करना या नहीं करना। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी या नहीं? होगी सर। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर इंक्लूडिंग इतना इनकर्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, टेस्टिंग ऑफ वेरियस। अब पता है, आप कहीं सोचे होंगे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वो कोई प्रोडक्शन की है, टेस्ट रन की है, ट्रायल रन की। तो जब आप कोई मशीन का ट्रायल रन करते हो, उस दौरान जो मटेरियल लेबर ओवरहेड खर्च होते हैं वो सारे ऐड होते हैं, लेकिन एबनॉर्मल कॉस्ट ऐड नहीं होती है। एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, माल की चोरी हो जाना, ये ऐड नहीं होती। और ट्रायल रन के दौरान जो स्क्रैप जनरेट होता है, जो भी माल बनता है जैसी भी हालत में, उसकी रिलायजेबल वैल्यू माइनस होती है। ठीक है? यस सर। तो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट कैपिटलाइज्ड होगी, मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल रन प्रिपेयर्ड होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग 10,000 ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, ये नहीं होगी 10, तो इसमें से 10 कम कर दो। देखो 1160 में से 11, ये 1000 से है ना। टेस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन फैक्ट्री ऐड होगी, कंसल्टेंसी फीस फॉर इंस्टॉलेशन ऐड होगी, लेकिन रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू द न्यू फैक्ट्री, आप अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को नई फैक्ट्री लेके गए, उसको स्टाफ को शिफ्ट करने का खर्चा ऐड नहीं होगा। जनरल ओवरहेड ये भी नहीं ऐड होंगे, जनरल ओवरहेड्स ये भी ऐड नहीं होंगे। और बोलो, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू डिसमेंटल एट प्रेजेंट वैल्यू, आप अपना जो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल करोगे, उसकी कॉस्ट और उस पर नई प्लांट मशीन इंस्टॉल करोगे, ये ऐड होगी। टोटल कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड।
बोलो। यस सर। सर लास्ट वाली ऐड क्यों हुई? ये क्यों होगी? अभी अभी थोड़ा पीछे जाओ, तुम उस एग्जाम्पल से पता है कंफ्यूज हो गए होंगे। ये वाला, ये जो मैंने बताया था, इसकी बात कर रहे हो ना कि इस एग्जाम्पल में तो नहीं किया था? बोलो। हाँ सर। ये क्या था? पुरानी फैक्ट्री बिल्डिंग हटा के और प्लांट मशीन को शिफ्ट करके वापस ला रहे थे। तो उस फैक्ट्री बिल्डिंग का जो डिस्मेंटलिंग कॉस्ट है वो तो ऐड होगी, लेकिन प्लांट मशीन की रिमूवल कॉस्ट ऐड नहीं होगी। और अभी आप थोड़े पहले नोट्स पढ़ो वापस, हाँ ऊपर जाके पॉइंट पढ़ो, मैं बताऊं कौन सा पॉइंट। हाँ, उसमें लिखा हुआ ना डिस्मेंटलिंग, कमीशनिंग और सेटअप कॉस्ट। ऊपर जाओ इंक्लूजन में, यस सर। है ना, ये पढ़ो, ये रहा 3 नंबर पॉइंट। ये तो ऐड होगा ना। यस। चलो अब आओ, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। कोई आइटम हो पीपी, यदि आप खुद बनवा रहे हो अपने लेवल पे, तो उसमें खुद बिल्डिंग बनवा रहे हो, खुद प्लांट इंस्टॉल करा रहे हो, खुद फर्नीचर बनवा रहे हो, क्या क्या ऐड होगा और क्या नहीं होगा देख लो। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट आर कैपिटलाइज्ड यूजिंग सेम प्रिंसिपल एज फॉर एन एक्वायर्ड एसेट। ओनली इंटरनली जनरेटेड प्रॉफिट, अंडरलाइन कर लेना, only internally generated profit element should be eliminated from the cost of self constructed asset। आप उससे झूठा प्रॉफिट शामिल नहीं कर सकते। जैसे आप बाजार से बनवाते तो एक्स वैल्यू लगती, घर में बनाए तो वाई में बन गया, तो एक्स वाई का डिफरेंस आप प्रॉफिट मान के और झूठा एडिशन नहीं कर सकते। लोगों को जताने के लिए कि हमने बाजार से बनवाया तो 20 लाख में बन गया, बट यदि हमने बनाए तो और बाजार से 25 लगते, देखो हमने 5 लाख बचा ली, अब उसको प्रॉफिट नहीं मान सकते आप, और उसकी एंट्री न P&L में न एसेट में ऐड कर सकते। Cost of abnormal wastage of material, abnormal idle time wages, abnormal losses should not be included in cost of self constructed। आप यदि अपनी बिल्डिंग फैक्ट्री की या प्लांट मशीन खुद इंस्टॉल कर रहे हो, बिल्डिंग बनवा रहे हो, और रातों रात कोई माल चोरी हो गया, लोग सीमेंट या स्टील उठा के ले गए, या कोई वर्कर ऊपर से गिर गया और डेथ हो गई, कंपनसेशन देनी पड़ गई, या कोई वर्कर्स को स्ट्राइक पीरियड या ये बारिश के पीरियड में बैठे ठाले मजदूरी देनी पड़ गई, कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। Borrowing cost to be included, cost of self-constructed asset as per provisions of AS 16। Cost of bearer plant is accounted for in the same manner as self-constructed item of PP। bearer plant मतलब पौधे लगाना, पेड़ वेड़ लगाना, करना, उसकी रक्षा करना, सिंचाई करना, खाद देना, ये सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं, तब जाके वो प्लांट तैयार होते हैं। ठीक है, अरे ठीक है भाई। यस सर। अब इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन 11 पेज 7.56। अभी हमने 7.55 किया था थोड़ी देर पहले, नाउ इट इज 7.56। देखो इसको, नहीं 11 नंबर 11 पढ़ो। ये साथ के साथ ही इंडिया CS के मिक्स करवा रहा हूं, उनमें से कोई भी उठा के डाल देंगे। Estimated started construction of building for its own use 1 अप्रैल 20। फॉलोइंग कॉस्ट इनकर्ड, खुद ने कंपनी ने खुद बिल्डिंग बनाना शुरू किया अपने यूज के लिए। अब इसका खर्चे देखो क्या क्या है। परचेज प्राइस ऑफ लैंड, स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल फीस, आर्किटेक्ट फीस, साइट प्रिपरेशन, मटेरियल, लेबर, जनरल ओवरहेड और अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज इतना, मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख हैड बीन स्पॉइल्ड and therefore wasted, further 1,50,000 spent on account of faulty design work. As a result these problem, the work on the building stopped for 2 weeks during the November and estimated that 22,000 labor costs relate to that period. Building was completed on 1st January and brought to use on 1st April. Estimated taken a loan 40 lakh on 1st April. Construction for the building. The loan carries at interest at 8% payable on this. Calculate the cost of building. That will be included in tangible non-current asset as an addition। सोचो जरा इस बिल्डिंग में क्या क्या, लैंड बिल्डिंग के टोटल खर्चे क्या ऐड होने चाहिए कैपिटलाइजेशन, और कौन से नहीं होने चाहिए। और अभी अभी आपने पढ़ा मटेरियल में से 1 लाख और 1,50,000 माइनस कर देंगे और लेबर में से 22,000 माइनस कर देंगे। चलो गुड, अब टोटल लगाओ देखें। 30 लाख के तो लैंड पकड़ो, ये लो जोड़ता हूं मैं।
30 लाख की तो लैंड हो गई, प्लस स्टैम्प ड्यूटी लग गई 2 लाख, तो ये 32 लाख की तो जमीन हो गई। आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया, 2 लाख रुपए उसने ले लिए, 34 हो गए। साइट प्रिपेयर करने के खर्चे हो गए 50,000। मटेरियल 10 लाख तो जोड़ लो, लेकिन माइनस इसमें से स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल 1 लाख हटा दो वापस, माइनस इसमें से 150 का 40 डिजाइन वर्क का मटेरियल वेस्ट हो गया, वो हटा दो, और प्लस लेबर के 4 लाख ऐड कर लो, माइनस लेबर को आपको फालतू टाइम की मजदूरी देनी पड़ी जब बिल्डिंग का काम स्टॉप था 22,000, वो हटा दो, प्लस जनरल ओवरहेड जोड़ेंगे नहीं ना, जनरल ओवरहेड नहीं जोड़ेंगे। और एक ही आपने लोन लिया था, लोन कब से कब तक का ब्याज ऐड होगा सोचो। बिल्डिंग कंप्लीशन तक देखो कंप्लीट कब हुई है, 1 जनवरी। तो अप्रैल से 1 जनवरी 9 महीने नहीं हो गए। यस सर। 40 लाख पे 8% साल का कितना होता है? 3,20,000। अब 3-20 साल का है तो 9 मंथ का कितना हुआ? 240। 240। चलो जी प्लस करो 240। अब मेरे तो आ रहा है 4818। यस सर। यस सर। ओ हेलो साहब, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। कौन सा छूट गया? हेलो, ये देखो ये तारा लगा दिया इसको, वो 12 महीने वाला नियम। अब वो AS16 के सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे ऐसे। इसने ये तारा लगा के क्या लिख दिया देखो, पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज नॉट अ सब्सटेंशियल पीरियड, इट इज ओनली 9 मंथ, बोरोइंग कॉस्ट नॉट टू बी एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। ना, गलत, अपने तो करके आना भैया, वरना इसके चक्कर में वो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि AS16 में तो 6-6, 8-8 महीने में भी कैपिटलाइज होता है। सुबह किए थे ना क्वेश्चन, यस सर। हाँ सर। तो ये इसने एक छोड़ दिया, बाकी तो ले लिए सारे। देखो ले स्टैम्प ड्यूटी सब ले लिया, वो एक छोड़ दिया, ब्याज लास्ट वाला। लास्ट वाला ब्याज कितना लिया था हमने? 240। 230। हाँ, तो इन्होंने इनके 240 कम कर दो। नहीं, लेकिन अपने को तो लेना, ये स्टार हम नहीं लगाएंगे वहां, और हम तो बल्कि स्टार उल्टा लगा के आएंगे। वी हैव एज्यूम दैट द असेट इज क्वालिफाइंग असेट बिकॉज इट इज टेकन ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 12 महीने का खूंटा पकड़ लिया तो फिर हम फंस जाएंगे, फिर उधर AS16 के सारे क्वेश्चन उलझ जाएंगे। उसमें जो बिलो 12 महीने वाले हैं, फिर वो एग्जाम में आप कैपिटलाइज ही करके नहीं आओगे। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो अब आप आ जाओ वापिस। कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हो गया। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PP। कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ PP कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट मैनर और सिचुएशन एज बिलो। If an item of PP is purchased, then purchase cost, directly attributable cost, borrowing cost incurred up to the point of time till the asset available to use should be included. If an item of PP acquired in exchange of non-monetary asset, then cost of asset PP should be measured at fair value, unless such exchange transaction lacks commercial substance, or the fair value of the neither asset purchased nor the asset given up is reliably measurable. अब एक चीज अंडरलाइन करो इसमें, मैं कर देता हूँ लोग। नॉन मॉनेटरी असेट PP शुड बी मेजर्ड फेयर वैल्यू अनलेस, ये वाला अंडरलाइन कर लो, बहुत गंदा शब्द है ये वाला। यदि आप किसी आइटम ऑफ PP को दूसरी किसी असेट के एक्सचेंज में लेते हो, तो जो असेट आपने ली है या दी है उनमें से जिसकी भी फेयर वैल्यू मोर इक्विटेबल, मतलब मोर फेथफुल है, मोर क्लियरली एविडेंट नहीं आता है कि उसमें मोर क्लियरली एविडेंट, यस सर। है ना, उस पर रिकॉर्ड करो, अनलेस कोई कमर्शियल सब्सटेंस और ट्रांजैक्शन लेकिंग नहीं है। अब देखो ये क्या, अनलेस सच ट्रांजैक्शन लेकिंग कमर्शियल सब्सटेंस, ये कमर्शियल सब्सटेंस क्या है और वो कैसे लेक होती है? वो रिलायबल नहीं है, मतलब यस, रिलायबल नहीं है, फेथफुल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है, लोग इसको फर्जी नहीं समझे। अब एक बात बताओ, मेरे पास जयपुर शहर में 20 साल पहले की कोई खरीदी हुई प्लॉट ऑफ लैंड है 500 गज का, अब वो मैंने उस समय 2 लाख में खरीदा होगा। आज मैं आपको वो प्लॉट ऑफ लैंड देके और उसके बदले में 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आपसे ले रहा हूं, उसके बदले में 2 करोड़ की प्लांट मशीन आपसे ले रहा हूं, और उस प्लांट मशीन के बदले मैंने वो प्लॉट दे दिया जो मैंने कभी 2 लाख में खरीदा। तो ये है क्या, ये ट्रांजेक्शन फिजिबल नहीं है?
क्या वो प्लॉट ऑफ लैंड जो मैंने 20 साल पहले 2 लाख में खरीदा आज क्या 2 करोड़ का नहीं हो सकता? हो प्रेजेंट सकता वैल्यू हो है। सकती है, हाँ। लैंड का कोई और छोड़ थोड़ी होता है। नहीं सर। तो इसका मतलब जो असेट मैंने ली है आपसे प्लांट मशीन 2 करोड़, उसके बदले मैंने आपको लैंड का प्लॉट ऑफ लैंड दिया है, क्या ये ट्रांजेक्शन फेयर वैल्यू पे नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो मैं 2 करोड़ की मानूंगा ना प्लांट मशीन। हाँ। अब दूसरी बात, मेरे पास एक पुरानी कोई टाटा की कार है जो मैंने 15 साल पहले खरीदी थी, उस समय मैंने 5 लाख में ली थी, और आज मैं आपसे 20 लाख की असेट ले रहा हूँ, 20 लाख की कोई प्लांट मशीन खरीद रहा हूँ, उसके बदले में वो कार में आपको दे रहा हूँ, और बदले में मैं 2 लाख रुपए आपसे कैश और ले रहा हूँ। नहीं है, नहीं सर। ऐसा क्या है जी इस कार, डेप्रिशिएट होगी कार, उस कार में ऐसा क्या है? सर वैल्यू गिर जाती है ना। डेप्रिशिएट होती होगी ना। दूसरी बात, कोई विंटेज कार तो है नहीं कि साहब वो 1700 समथिंग 1600 समथिंग की कार है। मैंने तो कहा ना, मैं 15 साल पहले कोई टाटा की कार खरीदी, आपको दे दी, प्लांट मशीन ले ली, कैश और ले लिया आपसे, तो 20 लाख के तो आपसे मशीन ले रहा हूँ, 2 लाख रुपए ऊपर से कैश और ले रहा हूँ, और वो कार आपको दे रहा हूँ। क्या ये ट्रांजेक्शन फिजिबल है मार्केट में? नहीं सर। इसको कहते हैं लेकिंग कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सेंस में कोई ट्रांजेक्शन होना, वाजिब कहलाना, फिजिबल होना, पॉसिबल होना, वो ट्रांजेक्शन की जेन्युइननेस को चेक करता है कि जेन्युइनली ऐसा हो सकता है। कोई एंटीक आइटम हो तो समझ में आता है, क्योंकि एंटीक की तो कोई कीमत ही नहीं होती, लेकिन इस केस में कैसे मान सकते हो? अब आपके 2 एग्जाम्पल देखो, ये 7 और 8, और अब मैंने आपका नया वाला मॉड्यूल है वो भी खोल लेता हूँ, मैं पुराने पे कहीं को जाता हूँ। 7 और 8 देखो, आपके 8 और 9 होगा शायद, देखो Yes, sir. 8 और 9 ही है ना? Yes, sir. Page 3.79. अरे भाई यही वाला ना? Yes, sir. Illustration 8 and 9. पढ़ो इसको। अब इसमें कमर्शियल सब्सटेंस ब्रैकेट में दे दिया है इन्होंने, ये थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, पहले पुराने मॉड्यूल में लिखा हुआ नहीं आता था, अजम्पशन डलवाते थे। एंटिटी ए एक्सचेंज लैंड विद बुक वैल्यू 10 लाख फॉर कैश 20 लाख एंड प्लांट मशीन वैल्यू 25 लाख, what will be the measurement cost of asset received? Consider that the transaction is commercial substance. एंटिटी ए ने क्या दिया और क्या लिया? तो लैंड दी और पैसे और मशीनरी ली। यस, लैंड दे दी कितने रुपए बुक वैल्यू वाली, 10 लाख वाली। और सामने वाले से कैश कितना ले लिया, 25 lakh. और मशीन कितने की ले ली? 25 लाख। तो आपका टोटल कंसिडरेशन कितना हुआ लैंड का? 45 लाख। और लैंड थी कितने की? 10 लाख। तो क्या आपको 35 लाख का प्रॉफिट नहीं हो गया? हाँ. अब इसकी जनरल एंट्री बोल के बताओ। जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। Plant and machinery account debit. कैश डेबिट 20 लाख, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट मशीनरी डेबिट 25 लाख। 25 लाख, टू लैंड टू P&L. टू लैंड 10 लाख। 10 लाख की बुक वैल्यू, टू तो प्रॉफिट ऑन P&L। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, या टू प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज लिख दो बाबा। टू प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज का मतलब सेल ऑफ लैंड, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 35 लाख। अब बात केवल ये है कि क्वेश्चन ने लिखा है कि इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन रियल मार्केट में पॉसिबल है, ऐसा होना बनता है, इलॉजिकल नहीं है, या जेन्यून है ट्रांजैक्शन, यूं फर्जीवाड़ा नहीं है, सीधा बोलो तो। अब इसका उल्टा क्वेश्चन देखो नीचे वाला, वो कंफ्यूज करेगा आपको, बहुत गंदा क्वेश्चन। ये पढ़ो, लाइन चाहे 2 ही है लेकिन पढ़ के देखो। अब ये फर्जी ट्रांजैक्शन है, ऐसा होना शायद संभव नहीं, इट्स जनरली नॉट पॉसिबल, जैसा ट्रांजैक्शन इन्होंने दिया है, पढ़ के देखो। हाँ सर।
मतलब ये कोई मजाक लगा रखी है कि आप जो कार दे रहे हो और उसके बदले ले रहे हो, है ना, मशीन भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, क्या है जी उस कार में ऐसा? इसको बोलते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस को लीकिंग कर रहा है। ये ट्रांजैक्शन फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली इट्स नॉट यूजुअली पॉसिबल। कुछ आया समझ में? यस सर। भाई कमर्शियल सब्सटेंस की लीकिंग का मीनिंग क्या हुआ? उस ट्रांजैक्शन का रियल मार्केट में होना वाजिब नहीं है। चलें आगे। यस सर। एंटिटी ए ने कार एक्स को दिया जिसकी बुक वैल्यू 13 थी, फेयर वैल्यू 13,25 थी बाजार में, कैश 15,000 ले लिया और कार वाई ले ली वो 13,10। अब 15 और 13,10 13,25 में आपने कार निकाल दी और आपकी कार है 13 लाख। द ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस एज द कंपनीज कैश फ्लो आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सचेंज। अब ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस है। ये ट्रांजेक्शन कमर्शियल मार्केट में होना नहीं बनता है। यदि कंपनी ने ये एज ए रिजल्ट जो एक्सचेंज किया है उसके कारण कंपनी का कैश फ्लो तो एक्सपेक्टेड टू नॉट चेंज, तो 15 तो आपको मिलने थे, 15 में तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब यदि आपकी कार की बुक वैल्यू कितनी है 13, हद से हद बुक वैल्यू पे भी बेचो तो 15 तो आपने ले लिए, बाकी कितने बचे 12,85। तो नई वाली कार आपकी 13,10 की नहीं है क्योंकि ये 13,25 फर्जी है, ये भी फर्जी है। नई कार ज्यादा से ज्यादा कितने की हो सकती है आपकी 12,85। बोलो। यस सर। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? न्यू कार डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड कार, कितने की? बोलो। यस सर। यही हुई। लेकिन अभी मैं पुरानी, Yes, यदि मैं अभी यहां 13,10 ले लूं, सोचो इसकी जगह मैं 13,10 ले लूं तो नीचे क्या प्रॉफिट नहीं आ जाएगा? यस। टू प्रॉफिट ऑन ओल्ड कार, सेल ऑफ ओल्ड कार, कितने रुपए का? 10,000। 25,000। 10 क्यों? अच्छा हाँ। 13,10 है ना। अब सोचो इस केस में दो गलतियां क्या हो रही है, ओवर एस्टिमेशन क्या हो रहा है। आप नई कार को क्या ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, हाँ। पुरानी कार में झूठा प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस को लेक कर रहा है। देखो ये खुद ही देंगे आपको एग्जाम में, द ट्रांजैक्शन लेक्स कमर्शियल सब्सटेंस। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं है, फर्जी है। अब ऐसा ही क्वेश्चन और दिखाऊं आपको इंडियस का, उसमें देखना इंडियस का मैंने रेफरेंस दिया हुआ होगा एक, इलस्ट्रेशन 2 नहीं होगा 7.4 है, एक काम वो वो नेक्स्ट पैरा में दिया हुआ है। वो उसका है क्या नाम, जेट, प्राइवेट जेट का। एक जेट खरीदा और उसके बदले कैश दिया। और पार्टली एक्सचेंज वाला देखना, पार्टली एक्सचेंज कैश और पार्टली है, नीचे पॉइंट पढ़ो अभी, पार्टली वाला है वो। पार्टली कैश। हाँ पढ़ लो एक बार, पॉइंट पढ़ लो। यदि आप कोई पीपी लेते हो उसमें पार्टली कैश पेमेंट करते हो और पार्टली नॉन मॉनेटरी है तो इसके लिए क्या एंट्री होगी? इसका एग्जाम्पल कौन सा रेफर है वो बताओ। इलस्ट्रेशन सर इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 7.40 पेज नंबर 7.40। 40। ये प्राइवेट जेट वाला है, ये रहा, ये देखो। एक्सचेंज ऑफ असेट, आपने असेट एक्सचेंज करी, कुछ कैश भी दिया, नई असेट ले ली, पुरानी दे दी, पैसे और दे दिए। अब इस पे आप लोग दिमाग लगाना स्टार्ट करो। प्लूटो लिमिटेड ऑन्स लैंड बिल्डिंग कैरीड इन द बैलेंस शीट एग्रीगेट कैरिंग अमाउंट 10 मिलियन।
फेयर वैल्यू ऑफ सच असेट इज 15 मिलियन। आज बाजार में लैंड बेचो तो 15 में बिक रही है ये। इट एक्सचेंज द लैंड बिल्डिंग विथ अ प्राइवेट जेट विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 20 मिलियन एंड पे कैश ₹3 मिलियन। अब लगाओ दिमाग, बस एक ही ध्यान रखो, असेट और एस्टिमेट नहीं होनी चाहिए, आने वाली असेट और एस्टिमेटेड नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ जो आपने लैंड दी है उसकी फेयर वैल्यू क्या थी? 15 million. 15। और कैश कितना दे रहे हो ऊपर से? और जो जेट आप खरीद रहे हो वो कितने का बता रहे हैं ये? 20 million. अब आपके इन दो फेयर वैल्यू में से एक फेयर वैल्यू चैलेंजेबल है, या तो ये फर्जी है और या ये फर्जी है। 15 में से 20 में से एक तो डाउटफुल है। देखो सोचो, अब यदि आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जेन्यून है तो आपका जो लैंड बिल्डिंग गया 15 का, 3 कैश गया, कितने रुपए गया आपकी जेब से? 18 मिलियन। तो नई वाली जो जेट है वो 18 मिलियन की है। दूसरी बात सोचो, यदि नया वाला जेट आप 20 का मानोगे तो 3 तो आपने कैश दे दिए, तो आपके लैंड के कितने पैसे वसूल हो गए? फिर लैंड के तो पूरे हो गए सर। नहीं, यदि आप 20 की वैल्यू को करेक्ट मानते हो, 20 मिलियन 17 हो जाएगी. यहाँ 17 हो जाएगी ना। हाँ सर। अब यदि लैंड की मार्केट में 15 की वैल्यू आपको 17 कौन दे देगा? कौन पागल है जो 20 का जेट आपको देके 3 लेके और 17 में एडजस्ट कर लेगा? इसका मतलब इसमें दोनों में से किसकी वैल्यू फेथफुल लग रही है, किसकी वैल्यू आपको डाउटफुल लग रही है? एक मार्केट के हैसियत से सोचो, रियल मार्केट में लैंड की वैल्यू आपको फेयर वैल्यू कितनी मिल रही थी? 15। 3 कैश दे दिए तो नया जेट कितने का पड़ा? 18। और आप नया जेट 20 का मानोगे तो आपकी 3 हटाओ तो लैंड कितने में गई? 17 में। आपके असेट के ज्यादा कौन दे देगा और अपनी असेट कम में कौन दे देगा? अब इसमें दो में तो एक तो फर्जी है। सर जेट की वैल्यू फर्जी जेट होगी। की फर्जी है सर। तो इसका मतलब जेट की वैल्यू आपकी कितनी बनती है? 18। यस हाँ सर। ये देखो, पहले तो ये इसका कैलकुलेशन है, फिर जनरल एंट्री है। प्रोवाइडेड दैट द ट्रांजेक्शन, देखो ऐसे एग्जाम में आपको भी पहले कंडीशन डालनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड दैट द ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस द एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज द जेट एट ए कॉस्ट ऑफ 18 एट फेयर वैल्यू। अब देखो फेयर वैल्यू 20 गलत है, ये फेयर वैल्यू है। इसका मतलब जेट की वैल्यू ओवर स्टेटेड थी। एंड शुड बी रिकॉग्नाइज प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड ₹5 मिलियन, क्योंकि 10 की लैंड आपकी 15 में जा रही है। अब आप देखो कैलकुलेशन करने का तरीका, जेट की वैल्यू आपके लिए 15 और 3 18, कैरिंग अमाउंट ऑफ लैंड 10, कैश पेड 3, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, प्रॉफिट ऑन लैंड 5। अब इसी पैराग्राफ की जनरल एंट्री बनाओ, देखो क्या आया और क्या गया। एंट्री बनाओ इसकी। जेट आया, लैंड गया, कैश गया। जेट आया, लैंड गया और कैश गया, तो लैंड जाते जाते पीछे से एक्स्ट्रा कितने छोड़ गया? 5। तो अब डबल एंट्री बोलो। प्राइवेट जेट अकाउंट डेबिट पीपी है ना वो तो? यस सर। पीपी, प्राइवेट जेट पीपी अकाउंट डेबिट टू लैंड, टू कैश कैश एंड टू प्रॉफिट। देख लो, पीपी डेबिट प्राइवेट जेट, टू पीपीई लैंड बिल्डिंग, टू कैश, टू प्रॉफिट। ये इसलिए कर रहा ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं आजकल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर अगर इसमें लिख देता कि लेक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है तो फिर क्या करते? कमर्शियल सब्सटेंस लेकिंग होता तो, हाँ लेकिंग होता तो हम इसके ये जो जेट की वैल्यू फिर भी हम यही मानते हैं। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, मोटर कार वाले में क्या हुआ था? उसमें भी तो ट्रांजैक्शन लेकिंग था ना, तो उसमें आपने आने वाली कार की वैल्यू फर्जी मानी थी ना, यस सर। तो उसको 1310 की जगह 1285 भी डेबिट किया था। हाँ और आपने जो गई मोटर कार उसको एटलीस्ट बुक वैल्यू पे सेल माना था। यस सर। और यदि वो कह देते जो कार गई उसकी बुक बाजार में वैल्यू 11 लाख ही है, सॉरी कितनी थी, हाँ 11 लाख, तो आप ओल्ड वैल्यू कार की 11 में करके और नई वाली असेट की कीमत कम नहीं कर देते? ये वाला एग्जाम्पल पड़ा, ये इसी की बात कर रहे हो ना। अभी सपोज ये कहते थे ओल्ड वाली कार बुक्स में तो 13 की है, लेकिन बाजार में इसकी जो कीमत है वो 11 ही है,
बोलो। तो इसमें क्या करते हैं हम? लॉस लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ कार अकाउंट डेबिट। कितना? 2 लाख ना? यस सर। अब 13 में से 2 गए, 11 में से 15 गए, 10/85। नई कार कितने की मानी जाती थी? 10। ऐसे हो जाता। चलें? ओके सर। अब आप देखो पॉइंट कहां तक आ गए। हम देख लेते हैं, उसके बाद एक क्लास और लेनी पड़ेगी, पूरा होगा नहीं। अब आप लोग परेशान हो जाओगे फालतू। एक देख लेता हूँ मैं कहां तक आ गए अपन। बट मोर देन हाफ हो गया समझो। सर ये रहा। हाँ, इसमें जो थर्ड पॉइंट की थर्ड लाइन है, अब ये पढ़ लेता हूँ एक बार। इफ एन आइटम ऑफ पीपी एक्वायर्ड पार्टली इन एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी असेट, पार्टली कैश पेमेंट, देन सच असेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू विथ कैश पेमेंट एंड असेट गिवन अप, एनी गेन और लॉस। हाँ ठीक है। तो अपन इसके अंदर कैश तो कंसिडर नहीं कर रहे ना जब अपन एसेट को नहीं। क्यों कैश कंसिडर कर रहे हैं ना? ये रहा कैश गिवन अप को हमने इसमें रिसीव या पेड, इसमें इन्होंने पेड का लिखा है, रिसीव भी तो हो सकता है। हमने जो एग्जांपल लिए उसमें रिसीव है, पेड की जगह पेड होगा तो पेड आ जाएगा। नहीं, एसेट की वैल्यू में नहीं कर रहे ना ऐड, तो असेट की वैल्यू, एसेट की वैल्यू में रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे ना उसको। नहीं कैसे समझा नहीं मैं? असेट की वैल्यू में मतलब एसेट की वैल्यू में उसको इंक्लूड नहीं कर रहे ना अपन, अगर अपन कैश पे भी कर रहे हैं तो। नहीं ऐसा कोई रीजन नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, अभी जो ट्रांजैक्शन हम पढ़ रहे थे इसमें न्यू कार और ओल्ड कार की वैल्यू में डिस्प्यूट हो रहा है। आप नई कार की वैल्यू बता रहे हो 13,10, पुरानी कार की बुक वैल्यू है 13, आप उसको ज्यादा में दिया हुआ बता रहे हो, वो चैलेंज है। जैसे प्राइवेट जेट वाला देखो, आप जेट खरीद रहे हो 20 मिलियन का, पुरानी लैंड बिल्डिंग आपकी जो 10 की है बुक्स में बाजार में 15 की है, और आप 3 का फिर कैश भी ले रहे हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब 3 कैश भी दे रहे हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? वो जेट के 2 मिलियन छोड़ देगा आपको। इसका मतलब जेट की वैल्यू जेन्युइनली भी सही नहीं समझ में आया? बोलो। आ गया सर। चलो, ये थोड़े है ऐसे उटपटांग से क्वेश्चन है। पीपी परचेज फॉर कंसोलिडेटेड प्राइस। अब जरा याद करो, स्लम सेल पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? स्लम सेल नो सर। अभी बाकी है। सर यस सर। कैपिटल गेन में भी और इधर बीएनपी में भी। दोनों में चलो डेप्रिसिएशन में आएगा। पीपी परचेज फॉर कंसोलिडेटेड प्राइस। इफ सेवरल आइटम ऑफ पीपी आर परचेज फॉर consolidated price under slump sale transaction, then the purchase consideration should be apportioned to the various item of PP in the ratio of respective fair value on the date of acquisition. However, if the fair value cannot be determined reliably, then service of competent value should be taken. चलो, amalgamation in the nature of purchase याद करो। आपने amalgamation in the nature of purchase में 1-2 क्वेश्चन ऐसे नहीं किए कि पीछे तो दे दिया पेमेंट मेथड से, और अब उधर से जो असेट लेके आए उसमें लैंड बिल्डिंग की ये, प्लांट मशीन की ये, ऐसे करके वैल्यू नहीं दी थी क्वेश्चन में नीचे। अरे आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन नहीं था वो वर्कमैन कंपनसेशन वाला, छठा इलस्ट्रेशन जो मैंने क्लास में कराया था अमालगमेशन में? नहीं याद है? भूल गए? ये सर यार। हाँ सर कराया था। अब सुन लो, मैं कराया था, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसमें अकेले में तो वर्कमैन कंपनसेशन आया था, 8,000 दे रखा था, उसमें 5,000 लायबिलिटी अराइज और 3,000 सरप्लस बचा था। यस सर। अब यदि आप अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में 2 करोड़ का बिजनेस खरीदा और असेट और लायबिलिटी आपने लाए, तो उनकी पहले फेयर वैल्यू तो डिसाइड करोगे, क्योंकि लमसम में तो आपने 2 करोड़ दे दिए बाई पेमेंट मेथड। अब उनकी वैल्यू रख के बैलेंसिंग फिगर, गुडविल, कैपिटल भी तो आएगा। इफ एन आइटम ऑफ पीपी एक्वायर्ड अंडर फाइनेंस लीज, देन इट शुड बी मेजर्ड एज पर AS 19 पैरा 11। याद करो, देखिए पैरा 11 ऑफ AS 19 का सेंटेंस क्या लिखते थे हम लेसी की बुक्स में? असेट टेकन अंडर फाइनेंस लीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ लेसी आइदर, अरे मेरे राम जी, इसी महीने में तो कराया अभी। Asset taken under finance lease should be recognized in the books of lessee either at fair value at the inception of lease or total PV of MLP, whichever is less. नहीं याद आ रहा? यस सर। यस सर याद। If an item of PP obtained under government grant, then it should be recognized as per provision of AS 12. अब गवर्नमेंट ग्रांट में कोई आइटम ऑफ पीपी यदि आपने कंसेशनल प्राइस पे खरीदी हो तो कंसेशन पे उसी प्राइस पे दिखा देते हैं, और अगर और यदि फ्री में लिए हो तो नॉमिनल वैल्यू पे। चलो ठीक।
अब सुन लो, ये आखिरी पॉइंट और ले लो, आधे हो जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी। अब एक बात बताओ, यदि एक असेट आप खरीदने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए उस पर रिपेयर मेंटेनेंस नॉर्मली हर साल खर्च करते हो, रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर? रेवेन्यू और यदि उसकी लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करते हो तो कैपिटल। डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ पीपी शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड इन, IN कर लेना इसको, शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ or carrying amount, but it should be charged to P&L account at the repair maintenance. Replacement, renovation, remodeling cost of item of PP may be capitalized to the cost of carrying amount if recognition criteria met. Refer illustration बाद में कर लेंगे. For example, cost of relining of furnace, interior cost of replacing seat or galley of the aircraft, cost of major part of conveyor system, replacement of interior wall of building, cost of major inspection of an item of PP recognized in the carrying amount as replacement cost if recognized criteria met. यदि आप किसी आइटम ऑफ पीपी को इंस्पेक्शन कराते हो और इंस्पेक्शन का भी खर्चा आता है और फिर उसमें यदि वो इंस्पेक्शन के दौरान उसमें एडिशन होता है कॉस्ट में, तो इंस्पेक्शन की कॉस्ट भी ऐड होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इंस्पेक्शन की कौन सी कॉस्ट आती है? बोलो। आपकी प्लांट एंड मशीन फैक्ट्री में बहुत बड़ा प्लांट है करोड़ों का, और आपने किसी रिपेयर मेंटेनेंस एजेंसी को बुलाया, सर हमारे पूरे प्लांट का इंस्पेक्शन करके बताओ, इसमें कुछ काम करवाना है क्या, कुछ गड़बड़ी है क्या? सामने वाले ने कहेंगे वैसा लाख रुपए लगेंगे इंस्पेक्शन करने के। कारण इंस्पेक्शन करने के बाद तुम तो हाथ खड़े कर दो कि हमें काम नहीं कराना, हमारी तो टीम का टाइम गया ना पूरा। तो वो इंस्पेक्शन की कॉस्ट भी और फिर यदि उसके ऊपर आप आगे और खर्चा करते हो, दोनों ऐड होंगे। कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट स्टैंड बाई सर्विसिंग इक्विपमेंट में बी रिकॉग्नाइज्ड इन आइटम ऑफ पीपी इफ दे मेट द definition of PP as per AS. If they do not meet the definition of PP as per AS, then item should be classified inventory. अब आप सोचो ये स्पेयर पार्ट और ये स्टैंड बाई इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट, ये आइटम ऑफ पीपी कब कहलाते चले? चलो मैं वैसे ही बोलूं, अभी आप लोग क्लास में आते हो बाहर ये डीजी सेट नहीं पड़ा है, ये बिजली जाने पे चलाते हैं ना, तो इसका मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर जब प्लांट चल रहा है अचानक पावर कट आ गया तो उनको अपना साइड बाई इक्विपमेंट तो रखना पड़ता है ना, स्टैंड बाई। तो ये भी आइटम ऑफ पीपी है। हम कंप्यूटर लाते हैं खरीदते हैं तो साथ में वो स्टेबलाइजर नहीं परचेज करते हैं पावर के लिए कि चले जाए तो जैसे ये लगा हुआ रहता है, बिजली जाए तो थोड़ा बैकअप मिले, तो ये भी पार्ट ऑफ पीपी है। ठीक है, बोलो। अब ये मेजरमेंट ऑफ आइटम ऑफ पीपी आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन से लेके 11 से एक क्लास और होगी, उसमें और करा दूंगा और 2-4 क्वेश्चन और करा दूंगा। अभी हाल फिलहाल 8 बज रहे हैं, बहुत है, 1.5 घंटे की क्लास होगी, काफी है।